पूनम सिंह कर दे लाइव स्टार्ट। तो आज हम लेक्चर 1 करेंगे इकोनॉमिक्स का। ठीक है, इकोनॉमिक्स भी कौन सी है? मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्लास 12th का जो हम पहला चैप्टर करेंगे जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने तुम्हें पता है कि मैं टॉपिक बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक तुम्हें पढ़ने हैं। तो इस चैप्टर में हमें सिर्फ 3 ही क्वेश्चन करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ। इसको हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहला हमको यही पढ़ना है इसके अंदर, समष्टि अर्थशास्त्र। तो समष्टि अर्थशास्त्र आपका क्या होता है? इस विधि में समस्याओं का समाधान संपूर्ण अर्थव्यवस्था को एक मानकर किया जाता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो माइक्रो से यहीं पे डिफरेंस करती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, जो प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन करते हैं वो पूरी इकोनॉमी को एक मान के करते हैं। और जो हमारा इससे पहला माइक्रो था जो तुमने 11th में पढ़ी होगी, बट पहले 12th में दोनों होती थी, माइक्रो भी मैक्रो भी। तो जो 11th में थी वो पहले 12th में माइक्रो मैक्रो थी, बट अब 12th में क्या हो गई है, मैक्रो और इंडियन इकोनॉमिक्स, और माइक्रो चली गई है 11th में। तो ये 11th में तो समष्टि, उसमें तुमने पढ़ा होगा व्यष्टि, आज मैं पढ़ा रहा हूं समष्टि। तो समष्टि के अंदर आपका क्या होता है कि पूरी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान जो है वो पूरी अर्थव्यवस्था को एक मान के किया जाता है। उदाहरण के तौर पे इसके जैसे उसमें हम अगर हम समष्टि व्यष्टि की बात करें तो उसमें हम क्या बोलते थे, उसमें हम बात करते थे व्यक्तिगत मांग, और यहां पे हम बात करेंगे समग्र मांग। यहां पे हम बात करेंगे समग्र मांग जिसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। वहां पे हम बात करते थे एक की, यहां पे हम बात करेंगे एग्रीगेट। वहां पे हम बात करते थे व्यक्तिगत पूर्ति, यहां पे हम बात करेंगे समग्र पूर्ति, एग्रीगेट सप्लाई। तो यही होता है आपका समष्टि का मतलब कि जिसके अंदर जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान जो है सामूहिक रूप से किया जाता है, पूरी अर्थव्यवस्था को एक मानकर उसका किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है जो इंपॉर्टेंट है समष्टि और व्यष्टि में अंतर। समष्टि और व्यष्टि में अंतर, नेक्स्ट जो हमारा डिफरेंस है वो समष्टि और व्यष्टि में अंतर। सबसे पहला यहां पे हम इसको बोलेंगे मैक्रो और यहां पे हम बोलेंगे माइक्रो। ठीक है, तो माइक्रो और मैक्रो। तो माइक्रो की मैं बताऊं थोड़ा सा 11th का याद दिलाऊं, इसमें या इस विधि में केवल व्यक्तिगत मांग या आपकी व्यक्तिगत पूर्ति आदि का अध्ययन करते हैं। और इसमें क्या होता है, इस विधि में संपूर्ण या समग्र मांग
और संपूर्ण समग्र पूर्ति का अध्ययन किया जाता है। सेकंड डिफरेंस जो होता है, समष्टि का क्षेत्र जो है वो विस्तृत होता है। समष्टि का क्षेत्र जो है वो आपका विस्तृत माने बड़ा होता है। पर जो व्यष्टि का क्षेत्र है, ये डिफरेंस आता है एग्जाम में, जो व्यष्टि का क्षेत्र है वो व्यष्टि का क्षेत्र सीमित होता है। ठीक है, समष्टि का क्षेत्र आपका विस्तृत होता है, व्यष्टि का क्षेत्र आपका सीमित होता है। समष्टि में जो हमारी, इसके उदाहरण बता तो 3 नंबर का आ सकता है, तो 3 नंबर के लिए आपको बस 3 ही पॉइंट लिखने हैं, इससे ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो समष्टि के अंदर आपका क्या होता है, उदाहरण बता रहा हूं, जिसमें मैंने भी बताया था आपका पूर्ण रोजगार का संतुलन। यहां पे हम किसकी बात करते हैं, पूर्ण रोजगार का संतुलन। और व्यष्टि में हम किसकी बात करते हैं, उपभोक्ता संतुलन, या हम बात करते हैं उत्पादक संतुलन। यहां पे हम बात करते हैं पूर्ण रोजगार, कि पूरे देश में रोजगार हो। यहां पे हम बात करते हैं उपभोक्ता की, कि एक उपभोक्ता कब संतुलन पे होगा। ठीक है, पूर्ण रोजगार संतुलन हो गया। और यहां पे हम बात करते हैं इंडिविजुअल के संतुलन की। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन इस चैप्टर में तुम्हें पढ़ना है, पहला चैप्टर है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स 12th क्लास का चैप्टर फर्स्ट है ये, और लेक्चर 1 भी है इकोनॉमिक्स का। नेक्स्ट इसके अंदर है, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र और महत्व। महत्ववाद क्षेत्र, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, पर फिर भी और 3 ही क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं, तो तीसरे क्वेश्चन को भी हम सॉल्व लिख ही लेते हैं इसके बारे में भी। ठीक है, तो जब भी आप किसी भी चैप्टर के समष्टि का क्षेत्र हो या व्यष्टि का क्षेत्र हो, अगर क्षेत्र की बात करता है ना, स्कोप की, तो आप क्षेत्र के अंदर क्या लिखोगे पता है, इसके अंदर आने वाले चैप्टरों के नाम। जब पहला चैप्टर तुमने पढ़ा था क्या था, इसके बाद जो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं राष्ट्रीय आय। फिर मैंने तुमको पढ़ाया था पहले मुद्रा व बैंक, एक मैंने तुमको पढ़ाया था वस्तु विनिमय, एक मैंने पढ़ाया था सरकारी बजट। तो यही समष्टि का क्षेत्र है, जो इसके चैप्टर, जो इसके इंडेक्स में चैप्टर के नाम है ना, वही उसका क्षेत्र होता है। अगर तुमसे समष्टि ना करके व्यष्टि का क्षेत्र पूछ ले, तो व्यष्टि में तुमने 11th में पढ़ा होगा व्यक्तिगत मांग, उपभोक्ता संतुलन, उत्पादक संतुलन, तो आप उसका करोगे। नेक्स्ट हमारा है इसी के अंदर, ये तो क्षेत्र हुआ, महत्व। तो इनके पॉइंट याद करने हैं, अंदर इनके डीपली जाने की जरूरत नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है, जो लिखवाने वाला है वो मैंने बता दिया। महत्व की बात करें तो अर्थव्यवस्था का चित्रण, अब इसके भी पॉइंट याद करने हैं। अर्थव्यवस्था का चित्रण, अब जब समष्टि जो मैंने बताया पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में बात करता है, तो एक तरीके से समष्टि अर्थशास्त्र किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का क्या है, एक पिक्चर है। आप अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था को समझना चाहते हो तो आप उसकी समष्टि, आप उसकी मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझ लो, तो आप उस देश का पूरा एक पिक्चर बना सकते हो। तो इसलिए इसने वर्ड यूज किया अर्थव्यवस्था का चित्रण। बस समझा रहा हूं, एक्सप्लेन, इसके डीप में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्थिक स्थिरता,
जब देश में पूर्ण रोजगार होगा, जब देश में संतुलन पे होगा देश, अमीर मतलब अमीर और गरीब का फासला कम होगा, गरीबी नहीं होगी, सबके पास जॉब होगी, तो देश में क्या आएगी? आर्थिक स्थिरता। आर्थिक स्थिरता का मतलब क्या होता है, अगर मैं इन शॉर्ट में बताऊं कि चीजों के दाम ना बढ़ना। जैसे अभी सिलेंडर है, आज ही मैंने सिलेंडर लिया 694 का आ रहा था, आज कह रहा जी बढ़ गया प्राइस 719 का हो गया। तो ये स्थिरता कभी नहीं होती। जो भी डेवलप कंट्रीज होती है ना, उनमें स्थिरता होती है। अगर प्राइस चाहे तुम्हें 1000 रुपए करना है, 1000 रुपए कर दो, पर अगले 20 साल 50 साल तक 1000 रुपए रहना चाहिए। उसको हम बोलते हैं आर्थिक स्थिरता। पेट्रोल का प्राइस तुम्हें चाहे 500 रुपए लीटर करना है, 500 रुपए लीटर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर शर्त क्या है? अगले 50 साल 500 ही रहना चाहिए। अगले 50 साल जो है 500 ही रहना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो उसको बोलते हैं हम आर्थिक स्थिरता। तो इसको हम क्या बोलते हैं? आर्थिक स्थिरता। तो यही महत्व है। अगला महत्व इसका बीओपी की स्थिति, एक चैप्टर पढ़ाऊंगा आगे, भुगतान शेष। तो भुगतान शेष अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो क्या होता है कि भारत ने विश्व में क्या दिया, मतलब क्या एक्सपोर्ट किया और क्या इंपोर्ट किया, उसको उसी के लिए हम बोलते हैं बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। उसकी स्थिति पता चलती है कि ये घाटा चल रहा है देश में, या देश में जो है वो फायदा चल रहा है। भाई जो आप बाहर से आइटम मंगवा रहे हो वो आप फायदे में चल रहे हो या घाटे में चल रहे हो, तो ये हमें महत्व इसका है। नीति निर्धारण, नीति निर्धारण कर सकते हो आप जब भी आप समष्टि की बात कर सकते हो। समष्टि के अंदर आप जब पूरी अर्थव्यवस्था की बात करते हो तो आप देखते हो कि आप कोई अगले इस साल आपके अंदर क्या प्रॉब्लम थी। भाई आपके परसेंटेज अगर इस साल कम आए, प्री बोर्ड ये बीच बीच में एग्जाम क्यों होते हैं? इसलिए तो होते हैं आप असेसमेंट कर सको अपने आप को। तो ये भी नीति निर्धारित करते हैं आने वाले समय के लिए। ठीक है। एंड लास्ट टॉपिक है आपका जो इसके अंदर पॉइंट, बस 4 पॉइंट बहुत है वैसे तो, एक और लिख देते हैं। प्रदूषण की समस्या, पर्यावरण की समस्या। देश में आर्थिक स्थिरता लाने के लिए, देश में विकास करने के लिए क्या करना होता है? संसाधनों का उपयोग करते हैं। संसाधन क्या होते हैं? कोयला, पेट्रोल, जो भी आपका सौर ऊर्जा। तो विकास करने के लिए संसाधनों का उपयोग होता है, और संसाधनों के उपयोग से क्या होता है? प्रदूषण होता है। भाई केमिकल होते हैं, आप कुछ किसी कोयले को जलाओगे तो वायु प्रदूषण होगा, फैक्ट्री से जो केमिकल निकलता है उससे जल प्रदूषण होता है, मिट्टी प्रदूषण होता है। तो हमें इसको भी ध्यान रखना है। हमें जो कहते हैं ना, एक वर्ड है धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमें उसकी तरफ फोकस करना है कि विकास तो हो, पर जो हमारे ये जो इक्विपमेंट है, जो हमारे ये एलिमेंट है, ये खराब ना हो, आने वाली जनरेशन को भी इन एलिमेंट को देखने को मिल जाए, वो भी पेट्रोल देख सके। वरना इस हिसाब से अगले 100 साल में पेट्रोल ही खत्म हो जाएगा। तो फिर आने वाली जनरेशन को कम से कम हमें इसके अंदर यही था। तो पहला चैप्टर यही है, पहला चैप्टर हमारा फिनिश हुआ। पहला बस इसमें इतना ही पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें ये क्वेश्चन, समष्टि और व्यष्टि में अंतर, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। कॉपी करने की जरूरत नहीं है, वीडियो में तुम नोट कर लेना। इसके अलावा क्षेत्र मैंने बता दिया, याद रखना। क्षेत्र की बात करें तो तुम उसके चैप्टर के नाम लिख दो। महत्व मैंने थोड़ा सा अपनी तरफ से बना के लिख दिया। अंदर का अपने आप आर्थिक स्थिरता का मतलब क्या होता है? प्राइस में स्टेबिलिटी आए। बीओपी की स्थिति, अच्छा चित्रण का मतलब क्या होता है? एक कंट्री का आप बता सकते हो कि ये कंट्री डेवलप है या अंडर डेवलप है। बीओपी की स्थिति आप बताओगे कितना माल आया, कितना माल गया। नीति, आने वाले सालों के लिए आप पहले से ही प्लान बना सकते हो। एंड पर्यावरण की समस्या, जब भी आप कोई भी डेवलपमेंट का काम करते हो ना, तो कुछ ना कुछ उससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। तो आपको उसका भी ध्यान में रखना है कि मिनिमम करना है, ज्यादा नुकसान नहीं करना। ठीक है। तो आज की वीडियो इतनी है। चैप्टर 1 मैक्रो इकोनॉमिक्स खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कल वाली क्लास में लेक्चर 2 इसका मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है।